हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तीन नई रिएक्शंस, नई मतलब बिल्कुल नई नवेली रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। जैसे मैं ये कहूँ कि सैंडमेयर रिएक्शन, उसके साथ साथ बाल्ज स्कीमन रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शंस एग्जाम के बिहाफ पे मैंने कल भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लास्ट लेक्चर में कहा था, आप क्या पता आज देख रहे हैं कल देख रहे हैं, मतलब जब भी कहा था। तो लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रेजेंट है, वहाँ से आप देख सकते हो। आई बटन में प्लेलिस्ट भी है और लिंक भी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब आज क्या करने वाले हैं हम, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। उसी के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए भी। अरे रे 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 रे, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हमेशा होता है, बार बार होता है। क्या होता है? इंक निकल जाती है मार्कर से। या तो ये मार्कर पुराने हो चुके हैं, नए खरीदने पड़ेंगे, या फिर हम इंक ज़्यादा डाल लेते हैं। खैर छोड़ो, जो भी है, हेडिंग डाल के लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है हमें? मेजर देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बेंजीन रिंग के लिए या हेलो एरिन्स के लिए जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो होगा वो पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। बड़ी मज़ेदार रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। मज़ा आएगा, मज़ा जब मेटल्स के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब भी मज़ा ही आने वाला है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद थर्ड जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ के आए हैं वैसा ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तीन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले जो आज हम कवर करेंगे हमारे लेक्चर में वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसी क्या खास बात है, इससे कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन आती हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इससे करवाए जाते हैं, मतलब कौन सी रिएक्शन इनसे होती हैं, ये सारा खेल हमें आज ही पढ़ना है। उसके बाद कल हम कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स को, एक दिन में सारी रिएक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कवर करेंगे ऑफ एराइल हैलाइड्स। खैर चलते हैं, शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस से। तो एक बार आप कॉपी करना चाहो कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है तो आप कर सकते हो। उसके बाद आगे हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो चलिए मिटा देते हैं, मिटा दें, बड़े प्यार से मिटा देते हैं। चलो मिटा दिया, ये लो, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। भाई क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कि यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा, दूसरा वाला बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब कि घर में नया फ्रिज आएगा, पुराने वाले को कबाड़ी वाले पे बेच दिया जाएगा। सेम है, जैसा ही होगा कि नया क्या करना है कि बेंजीन की रिंग है। इस देखो कैसे बेंजीन बन रही है रात में। बेंजीन की रिंग, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर X लगा है। X मतलब हेलोजन, कोई और X मत समझ जाना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ प्रेजेंट है। जनरली होगा क्या, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा अपने माइनस चार्ज से और यहाँ से क्या कर देगा, यहाँ से करेगा इस न्यूक्लियोफाइल को अंदर डाल दो बेंजीन की रिंग में, मतलब यहाँ, और इसके साथ साथ X यहाँ से बाहर चला जाएगा।
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या ये सच में आसान है? नहीं। सोचना इतना, मतलब ये रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन हो गई, एक्चुअल में प्रोसेस क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए बिल्कुल आखिरी तक। पहली बात, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि अगर किया तो मैकेनिज्म बिल्कुल आप याद नहीं कर पाएंगे। खैर, अब देखो, अब हमें पता है कि ये एक्स क्यों गया। एक्स मतलब हैलोजन्स आर वेरी गुड, हैलोजन्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स, ये यहाँ से निकल सकते हैं, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन एक 5000 वाला नोट, मैं कहूँ 10,000 वाला नोट डाल के लिख लो। क्या लिखना है? देखो, बेंजीन की जो रिंग होती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देती है। एराइल हैलाइड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये एक्स का निकलना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। अगर एक्स यहाँ से बाहर नहीं जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी नहीं होंगी। तो करना क्या है? नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे एराइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव as compared to much less reactive as compared to alkyl halides, much less reactive to as compared to alkyl halides towards, ये भी लिखना है, towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो ऐसा क्यों? रिएक्शंस बिकॉज ऑफ, अब कुछ रीजन लिखवाऊंगा मैं आपको। रिएक्शंस बिकॉज ऑफ, देखो क्यों जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये एराइल हैलाइड्स कम देते हैं। एराइल हैलाइड्स जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। तो ऐसा क्यों है? इसके कुछ एक रीजन है जो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला जो रीजन मैं यहीं पे लिखूंगा, सबसे पहला रीजन, सबसे फर्स्ट रीजन आप लिखेंगे रेजोनेंस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस स्टेबिलिटी आप समझ जाओ बस, सिर्फ कितना कि रेजोनेंस होता है इनमें, और रेजोनेंस जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। ये यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। अब दूसरा रीजन, ये जो CX बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग CX बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग CX बॉन्ड क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो कार्बन है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अप्रोक्सीमेट 33.33 होता है, ऐसा मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ा रखा है। तो 33.33% ऑफ s कैरेक्टर के कारण यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण CX बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर ये CX बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये X को जाने नहीं देगा। जब जाने नहीं देगा मतलब X यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, नहीं होगा तो ये लेस रिएक्टिव। इसे कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हम बाकी के रीजन्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिख भी देता हूँ CX बॉन्ड, यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए कि ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक बार फिर से लिखवाऊंगा मैं इसे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर से लिखवाऊंगा, आप एक बार इसे कॉपी कर लो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो समझ सकते हो, ठीक है? चलो, लिया होगा स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लिया तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा खासा बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन नंबर फर्स्ट हमने लिखा रेजोनेंस स्टेबिलिटी, नंबर सेकंड लिखा
नंबर सेकंड हमने लिखा CX बॉन्ड की स्ट्रोंगनेस के कारण, ऐसा ही था। अब रेजोनेंस स्टेबिलिटी को समझते हैं कि क्या है रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो यहाँ देखो, रेजोनेंस स्टेबिलिटी में सबसे पहले आप बेंजीन की रिंग बनाएंगे। रेजोनेंस करवाना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। यहाँ मान लो कोई Cl प्रेजेंट है, मान लो Cl है, यहाँ इस Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले स्टेप में, नंबर स्टेप फर्स्ट में क्या करेगा, ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहाँ नीचे उतारेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे जो बनाना नहीं चाहता। तो ये क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगले वाले कार्बन पे माइग्रेट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस होना। जहां एक बॉन्ड पेयर दूसरा लोन पेयर माइग्रेट करता है, एक साथ चलते हैं, उनको रेजोनेंस कहते हैं। या आप कह भी सकते हो किसके कारण करता है ये +m इफेक्ट देता है। कैसा देता है, +m इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसे, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अगले वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, अगले वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि बेंजीन की रिंग बनानी है आपको। बिल्कुल आराम से समझिए, यहां माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर इस कार्बन पे आए, माइनस चार्ज तो आना लाजमी है। उसके बाद डबल बॉन्ड ये Cl, क्योंकि Cl ने अपने खुद के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नीचे उतार दिए हैं। कार्बन के क्लोरीन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। क्यों आया, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन दिए हैं इन्होंने। बाकी के बॉन्ड अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे। अगले वाले स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज इस कार्बन को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब ना तो ज़्यादा खाना बर्दाश्त होता है ना ही कम, मतलब ना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पचते हैं ना ही कम इलेक्ट्रॉन पचते हैं। तो क्या करेगा, ये कार्बन कहेगा हमसे नहीं हो पा रहा, संभल नहीं पा रहा, आप संभालो, यहाँ उतार देगा। जैसे ही उतारेगा तो इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे। तो क्या करेगा, ये आगे ट्रांसफर कर देगा, बोले इनको तुम संभालो, बोले पीछे से वो धकेल रहे इलेक्ट्रॉन को हम आगे धकेल देते हैं। धकेलने का मतलब अब आगे वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ Cl पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब देखो अगले वाले में ये नहीं संभालेगा इनको, तो ये आगे, जब ये आगे तो ये भी कहाँ आगे, जब आगे तो आगे चलो, आगे चलते हैं। अगले वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज के साथ यहाँ माइनस चार्ज। बिल्कुल ऐसा ही होगा, समझ रहे हो। बिल्कुल देखो फिर से समझाता हूँ मैं कि ये Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन नीचे उतारे, जैसे नीचे +m इफेक्ट के कारण, मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण यहाँ रेजोनेंस होती है। जैसे ही उतारेगा ये डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफर, फिर ऐसे करके फिर ये नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, ऐसे चलते रहते हैं। अब देखो यहाँ फिर ये डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इससे भी नहीं संभल पा रहे, इससे नहीं संभल पा रहा, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर देगा। तो कर देगा तो अगले वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा समझने वाला कि ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये आ गया Cl, इसके लोन पेयर्स इसके पास वापस। ये है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद आप लिखोगे थर्ड, फोर्थ, और यहाँ कौन सा, फिफ्थ। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब स्टेबल है। इसका हाइब्रिड और देख लो, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर और देख लो। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जरा देखोगे ध्यान से, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ, चलो डबल बॉन्ड नहीं बना, देखो बेंजीन के रिंग में सारे बॉन्ड माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब ये बॉन्ड घूम रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, पूरी रिंग के अंदर घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। उसके बाद ये Cl के साथ एक बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड भी घूम रहा है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि भाई डबल, इसने अपना इलेक्ट्रॉन उतारा, कभी आएगा कभी जाएगा, मतलब ये माइग्रेट होता रहता, बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पैरा पे भी आए इलेक्ट्रॉन, पैरा पे इलेक्ट्रॉन आए तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे आया तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो देखो, एक ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, फिर यहाँ ऑर्थो पे फिर से आ रहा है, ये इसका हाइब्रिड है।
अब जरा देखो ध्यान से, थोड़ा समझने वाली बात है, हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवानी है। मैंने रीज़न तो दे दिया कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती नहीं है या कम देती हैं। तो क्यों कम देती हैं? रीज़न ये भी बताया कि CX बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है, इस वजह से बिल्कुल होता है। देखो यहाँ क्या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, यहाँ Cl और इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड, कभी बनता है कभी टूट जाता है, तो इसे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बोलते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण कार्बन और क्लोरीन का, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंग हो जाता है। जब स्ट्रोंग हो जाता है तो इसे निकालना नामुमकिन है। जब इसे निकालना, मतलब नामुमकिन का मतलब ये नहीं कि आप निकाल ही नहीं सकते, करवाएंगे, लेकिन इनकी कंडीशंस को चेंज करके। यहाँ से Cl को हटाएंगे, न्यूक्लियोफाइल भी लाएंगे, लेकिन कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस होगी। एक बार इसे कॉपी करो, फिर रीज़न लिखते हैं हम। एक बार कॉपी कर लो, फिर हम इसका रीज़न लिखते हैं। चलो मिटा दूं मैं इसे, बिल्कुल आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो, थोड़ा बैक करके नोट कर लिया करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आपको नोट करने को देंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लेक्चर ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा परेशानी हमें होगी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं इतनी देर तक आप रुक ही नहीं सकते। चलो, ड्यू टू लिखेंगे, रीज़न है ये, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ CX bond, of CX bond, it is difficult to remove X from aryl halides, so we can say that aryl halides are much less reactive towards nucleophilic substitution reactions। कहेंगे सर ये ऐसा भी होता है? हाँ, ये ऐसा होता है, ये ऐसा बिल्कुल होता है कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण कहो या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण कहो, इनमें ऐसा होता है। रीज़न नंबर 3 समझेंगे यहाँ कि क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। कारण नंबर 3, बेंजीन की रिंग बनाइए, जरा गौर से देखिए, यहाँ Cl या X प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड C और X के बीच में यहाँ बन रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला बन रहा कार्बन और कार्बन के बीच में, एक सिग्मा ये बन रहा, ये रहा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। कितने सिग्मा बन रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि sp2 है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है, सो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, कभी आप समझे कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास में 50% s कैरेक्टर होता है। उसके बाद आता है sp2,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास 33.33% एस कैरेक्टर होता है। उसके बाद आता है sp3, उसके बाद कौन sp3, यहाँ 25% परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आता है। और सेम एज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। ये अब यहाँ इसका मतलब क्या, इससे क्या ताल्लुक कि क्यों लिखवाया जा रहा है। आप मतलब हर एक चीज़ को समझते हैं, थोड़ा डीप से समझते हो, मतलब थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है ड्यू टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डिफिकल्ट टू गो एक्स अवे। मतलब कि CX बॉन्ड में अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो X वहाँ से कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। जब नहीं जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी नहीं होंगी। तो यहाँ आपको लिखना है ड्यू टू, नेक्स्ट रीजन इसी का मैं नीचे नहीं लिख पा रहा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख लेंगे नीचे ही। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन CX बॉन्ड ड्यू टू, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2, ऐसे लिखूँ मैं थोड़ा सा अच्छे से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन CX बॉन्ड, CX बॉन्ड it is difficult to go away X from CX bond। ठीक है, बस इतना सा रीजन। हिंदी में समझो, हिंदी में थोड़ा दिमाग लगाओ कि CX बॉन्ड कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ से जा नहीं सकता, नहीं जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं होगी। क्लियर है, समझ गए? बोलो समझ आता है? अगर समझ आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो सर समझ आता है, नहीं आता है तो हम फिर से रिपीट करवा देंगे। लेकिन फिर से रिपीट करने के लिए आपको लेक्चर को थोड़ा सा पीछे धकेलना पड़ेगा और पीछे से आप देख सकते हो। क्लियर है? तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसे निहार लो, इसे समझा दो कि कैसे समझना है, बाकी आगे की मर्जी आपकी। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, छुप छुप आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया तो मिटा देते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारे रीजन तो ये कहते हैं कि सारे कारण ये कहते हैं कि ये नहीं देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन हम करवाएंगे। आप ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे, अब हैश पॉइंट डाल के लिखोगे एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कि अगर हाई प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकते हैं, दे सकते नहीं, देते हैं। अब कोई कहे कि आप नहीं पढ़ते, लेकिन घर का एक जो गेट होता है उसके पीछे एक लठ रखा होता है, लठ का मतलब हरियाणा में लठ बोलते हैं, आप जहाँ से भी आप देख लो, कोई भी मतलब समझ जाओ आप लैंग्वेज को, कि एक छड़ी रखी होती है, वो सारी चीज़ें सिखा देती है। वो प्रेशर है एक तरीके का, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी है, ठीक है ना। अगर कंडीशंस चेंज कर दी जाएँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से मिल सकती है। कंडीशन क्या चेंज करनी है? टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर बढ़ाना है,
तो क्या होगा, चलो अब पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिएक्शन नंबर 1 आप हेडिंग डाल के लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। आपको OH ग्रुप से क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। कैसे करोगे, बेंजीन की रिंग के ऊपर Cl मतलब क्लोरोबेंजीन ले लो आप। क्या ले लो, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। घबराने की बात नहीं है, मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा आपको बहुत अच्छे से। यहाँ आप क्या डाल दो, NaOH डाल दो, इसके 2 मॉलिक्यूल डाल दो एट 600 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा। यहाँ 623 ले लो, चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 623 केल्विन टेम्परेचर ले लिया गया। अब यहाँ से होगा क्या, होना क्या है, यहाँ से आपको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर ONA मतलब सोडियम फिनोक्साइड आयन, या सोडियम फिनोक्साइड लिखोगे आप, आयन नहीं लिखोगे, सोडियम फिनोक्साइड। क्या मिलेगा, सोडियम फिनोक्साइड। अब इसका करवा दो एसिडिफिकेशन, इसका क्या करवा दो, एसिडिफिकेशन। ये क्या होता है, HCl डाल दो। जैसे ही HCl डालोगे तो यहाँ से NaCl मिल जाएगा आपको, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। H यहाँ, Na बाहर। ये क्या है, ये फिनोल है। ये क्या है, फिनोल है। देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पढ़ लिया हमने, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना था, वो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना था, नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ना था वो आज ही पढ़ लिया। फिनोल बनाना वहाँ भी आएगा, ये ध्यान रखना। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम एराइल हैलाइड्स वहाँ भी आएगा, मतलब नेक्स्ट जब हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा रिपीट करवा देंगे। दिस प्रोसेस, ध्यान से देखो, दिस प्रोसेस इज नोन एज डोज प्रोसेस। क्या, डोज प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोज प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा क्या, इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर या फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनोल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। देखो क्या क्या पढ़ा, क्लोरोबेंजीन से NaOH डाला तो यहाँ से आपको एक चीज़ और लिख सकते हो आप, यहाँ बाहर हो जाता है H2O और बाहर हो जाता है NaCl, लिख सकते हो। NaCl बाहर हो जाता है और H2O बाहर हो जाता है, ONA मिल जाता है और OH लग जाता है एसिडिफिकेशन के बाद। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को डोज प्रोसेस कहा जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डोज प्रोसेस कहते हैं। और डोज प्रोसेस के दौरान ये मेथड जो है, डोज प्रोसेस जो है वो फिनोल्स बनाने का मेथड है, फिनोल का इंडस्ट्रियल मेथड है। तो इसे कॉपी कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 सेकंड का टाइम देते हैं हम आपको, उसके बाद करते हैं आगे। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म मिटा दे, क्योंकि मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ना। जब मैकेनिज्म पढ़ा जाएगा तो अच्छे से समझ आएगा। मिटा दे इसे, चलो मिटा देते हैं। अब तुमने कह ही दिया मिटा दो सर, तो मिटा देते हैं, नहीं तो नहीं मिटाते, नहीं तो नहीं मिटाते, क्योंकि हम तुम्हारी मान लेते हैं ना। कभी 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 मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं रात को क्यों पढ़ाता हूँ। दिन में भी तो वीडियो बन सकते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है, हमारे कॉलोनी के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनकी वजह से शोर होता है, तो रात में ज़्यादा बेटर होता है शूट करना, इसलिए। खैर, मचाते हैं मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म करना है हमें? डोज प्रोसेस का। किसका? डोज प्रोसेस का मैकेनिज्म लिखना है। क्या होता है सबसे पहले? क्या होता है? ये क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ कौन आया? यहाँ Cl रखा है। पहले वाले स्टेप में यहाँ OH माइनस आएगा। कहाँ से आया? ये भाई आएगा, यहाँ एक H लिख देता हूँ मैं, ये आया NaOH से। कहाँ से आया? Na। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, बेस है यहाँ, NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH देगा OH माइनस। मैंने H कौन सा लिखा? क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6, ये जो स्ट्रक्चर है वो है C6H5Cl। हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैंने इस कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर लिखा, जान पूछ के लिखा। क्यों लिखा वो आगे समझ आ जाएगा। जरा देखो, क्या ये नेगेटिव OH माइनस, बेस का काम क्या होता है? मैं बहुत बार बता चुका हूं कि बेस किसी भी कंपाउंड से H+ निकालने का तरीका होता है। मतलब वो बेस जो है वो H+ निकाल सकता है, उसमें इतनी टेंडेंसी होती है। तो यहाँ ये OH माइनस जो है वे H+ को बुलाएगा, मतलब चलते हो, ललचाएगा कि इलेक्ट्रॉन भी दे देंगे, चलोगे? हाइड्रोजन कहेगा नहीं नहीं चलना। अरे बोला देख ले, बोले नहीं चलना। बोले एक बार फिर सोच ले। अब 3 बार अगर आपको कोई कहे कि चलते हो चलते हो चलते हो, तो आप चल दोगे। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन को बोलेगा अपना इलेक्ट्रॉन संभालो, मैं चला यहाँ से। मैं चला मतलब ये OH माइनस इस पे, OH H पे अटैक करेगा, H2O बाहर। अब क्या? अब कार्बन के इस क्लोरीन पे देखो, यहाँ इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ी तो जरा देखो, ये बेंजीन की रिंग थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ कौन? Cl, माइनस चार्ज, यहाँ कौन? Cl, और ये डबल बॉन्ड। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटा और मैंने माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया तो माइनस चार्ज लिखा। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? नहीं डबल बॉन्ड नहीं टूटा। अरे कैसे टूटेगा डबल बॉन्ड? माइनस चार्ज आ गया, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, पहले से ऑलरेडी डबल बॉन्ड है यहाँ, आपको बॉन्ड नहीं तोड़ना। फिर से सॉरी, इस बात के लिए हमें खेद है, असुविधा के लिए खेद है। बेंजीन की रिंग के ऊपर क्लोरीन जुड़ा है, H निकला, H इलेक्ट्रॉन देके गया है, एक H का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि एक तो खुद का था, एक हाइड्रोजन से ले लिया तो माइनस चार्ज आया। अगर माइनस चार्ज आया तो आगे देखो क्या होगा। ये माइनस चार्ज ज्यादा देर तक कार्बन होल्ड नहीं करेगा तो क्या करेगा? नीचे उतारेगा। जब नीचे उतारेगा तो कार्बन ये अनस्टेबल हो जाएंगे। जब अनस्टेबल होंगे मतलब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड तो नहीं बना सकते भाई, 4 तो पहले से बन रहे, एक और 5 तो नहीं बना सकता। तो ये क्या करेंगे? इस Cl को इलेक्ट्रॉन ऑफर करेंगे कि यहां से निकल ले, यहां से निकल ले। ये क्यों निकलेगा? क्योंकि यहां Na+ आ रहा है। ये कहां से आया? NaOH से। NaOH का OH इसने यूज कर लिया, Na+ यहां आया, ये Cl को अप्रोच करेगा। जैसे ही Cl को अप्रोच करेगा NaCl, लेकिन यहां एक नया ही पंगा खड़ा हो गया हमारी जान को, क्या कि यहां ट्रिपल बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना? ट्रिपल, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां उतार दिए गए। इसे कहते हैं बेंजाइन। इसे क्या कहते हैं? बेंजाइन कहते हैं। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है ये? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। एक बार इसे कॉपी कर लो, समझ लो, फिर आगे हम पढ़ाते हैं आपको अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या? जरा देखो, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा देर तक रुक ही नहीं सकता, या तो ये इस कार्बन पे आएगा, ये यहां मैं वापस इसे यहां भेज देता हूं, ये आया तो अब इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन ले गया। अगर ऐसा है तो यहां से कौन आएगा? OH माइनस। देखो मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि हमने 2 NaOH यूज करने हैं, रिएक्शन लिखी थी तब। दूसरा NaOH, अब ये अगर यहां आया तो प्लस चार्ज यहां आना शुरू हुआ, प्लस चार्ज आना शुरू हुआ तो ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा।
अटैक करते ही क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, ये समझने वाली बात है। डबल बॉन्ड, यहां पे माइनस चार्ज, यहां कौन आ गया O, और यहां कौन O के पास H है, और ये किसको समझ नहीं आया? चलो फिर से रिपीट करते हैं। H दे गया इलेक्ट्रॉन, मुसीबत दे गया ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। बॉन्ड तो बनने थे 3 बॉन्ड बन भी रहे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण अनस्टेबिलिटी आएगी। इससे अच्छा इस क्लोरीन को निकाल दिया जाता है। क्लोरीन निकलेगा Na+ के साथ में, OH निकलेगा H+ के साथ में, और यहाँ से बना लेगा बेंजाइन। ये बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्विट स्टेबल होता है, ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम स्टेबल होता है। OH आया फिर से, इस बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन पे माइग्रेट होंगे और OH अटैक कर देगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ कैसा चार्ज? प्लस। या प्लस क्यों आएगा? क्योंकि इस Cl ने इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी लेके यहाँ से बाहर निकला है, आया प्लस चार्ज। प्लस आते ही OH- यहाँ आ गया, ये आ गया OH-, इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज। देखो यहाँ OH आ गया, यहाँ माइनस चार्ज है। इस माइनस चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा इसे। हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को कि मेरा इलेक्ट्रॉन आप रख लो। क्यों? क्योंकि इनमें समझौता होता है कि हाइड्रोजन आ जाएगा H+ यहाँ पे। जब H+ यहाँ आया तो जरा ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, थोड़ा अच्छे से देखोगे। ये डबल बॉन्ड, इसके पास H+ आ गया, कहाँ से आया? O के पास माइनस चार्ज, और ये H आ गया, इलेक्ट्रॉन देकर आया है ऑक्सीजन को। तो इलेक्ट्रॉन अगर देके आया तो O-। इस H को मैं यहाँ लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि अंदर चला जाएगा ये, तो इसको कहते हैं फिनोक्साइड आयन। इसे क्या कहते हैं? फिनोक्साइड आयन। अब अगले वाले स्टेप में जरा देखो, हमने NaOH का OH यूज कर लिया, बचा कौन? Na+ बचा। Na+ कहाँ जाएगा? Na+ आएगा इसके पास में, क्या बनाएगा? सोडियम फिनोक्साइड, जो हमने रिएक्शन में बना के दिखाया आपको। ये Na+ है, O- है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बेंजीन की रिंग है। इसे सोडियम फिनोक्साइड कहा जाता है, सोडियम फिनोक्साइड। सेकेंड नंबर रिएजेंट को डालने की बारी आ गई, मतलब अब डाल दो इसके अंदर HCl, मतलब इसका करवा दो एसिडिफिकेशन। क्या करवा दो? एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन के दौरान क्या होगा? H+ आएगा O- के पास, Na जाएगा NaCl Cl- के पास, तो NaCl तो बाहर, और बच जाता है ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ OH। इसके पास कौन आ गया? H, और इसे क्या कहते हैं? फिनोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिनोल। ठीक है, यही क्या है? यही डौ प्रोसेस है। यही क्या है? डौ प्रोसेस है। आसान भी नहीं है तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ समझने पे आता है। इसे कॉपी करो, फिर आगे की बातें करें थोड़ी सी। चलो इसे कॉपी करते हैं जल्दी से। हाँ, तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स विद मेटल्स। तो रेडी रहिए, अगला लेक्चर बहुत जल्दी से अपलोड हो जाएगा, हम आपको नोटिफाई भी कर देंगे। बेल आइकन भी प्रेस रखें। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा हर एक लेक्चर आजकल टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होके, क्योंकि स्कूल्स लग गए हैं, तो 8 बजे हमारा टाइम होता है। तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लें आपकी क्लास का वीडियो लगा है या नहीं लगा। कभी कभी ऐसा होता है क्लास 11th के वीडियो लग जाते हैं, कभी ऐसा होता है 10th के भी वीडियो लग जाते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 12th क्लास मतलब अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो 8 मतलब शाम के 8 बजे। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। उम्मीद करता हूँ मैं, या मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर समझ आया तो वीडियो को बिना लाइक किए प्लीज़ मत जाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें। रिव्यूज़ शेयर करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो अच्छे अच्छे वीडियो बनते हैं। बीच बीच में थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं तो अच्छे वीडियो बन जाते हैं।
तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। अब रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो सकते हैं, हम भी सोने जा रहे हैं। गुड नाइट।